आज हमारे चैप्टर 8 के लास्ट के 2 सेक्शन बचे हुए हैं, सेक्शन 159 और सेक्शन 160, जो किससे डील करते हैं? एफरे मीन्स दंगा। ओके, आज हम ये 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम आईपीसी का थोड़ा रिवीजन करेंगे। जैसे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है कई बार, वरना हम भूल जाते हैं चीज़ें। ठीक है, तो आज हम पहले ये 2 सेक्शन कंप्लीट करते हैं, चैप्टर 8, फिर हम लोग आईपीसी का रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। अभी तक हमने जितना पढ़ा उतना। क्या कहता है एफरे? आईपीसी का सेक्शन 159 एफरे ये कहता है, व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. When 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. Okay, अब इसका हिंदी क्या है? एफरे मीन्स आप सभी को पता है कि दंगा होता है। अब दंगा एक्चुअल में होता क्या है? तो दंगे का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेस नहीं है, यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस भी मैं आपको बताऊंगी, डिफाइन करूंगी कि पब्लिक प्लेस क्या होता है। ओके, पब्लिक प्लेस पे अगर 2 या 2 से अधिक लोग लड़ रहे हैं जिससे पब्लिक की शांति भंग हो रही है, तो वो चीज़ कहलाती है दंगा। गॉट इट? इसका हिंदी आप सुनो 159 का। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ओके, अब देखो एफरे के हम इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं कि इस एफरे के लिए ज़रूरी क्या है। पहले 2 या 2 से अधिक लोग होना ज़रूरी है। फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, इसेंशियल है कि फर्स्ट 2 या 2 से अधिक लोग होना ही चाहिए, तभी एफरे हो सकता है, क्योंकि 2 लोग आपस में लड़ेंगे तभी तो एफरे होगा, वरना तो होगा ही नहीं। गॉट इट? यहाँ पे हो गया। फिर वो लोग लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, वो चीज़ इसेंशियल है। देखो, द अक्यूज्ड एंड अदर पर्सन वर फाइटिंग। सेकेंड इसेंशियल बोलता है, सच फाइट वॉज इन अ पब्लिक प्लेस। सच, वो फाइट जो है वो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। पहला इसेंशियल क्या हो गया कि वो लोग फाइट कर रहे हैं। दूसरा हो गया वो पब्लिक प्लेस पे फाइट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं, मतलब अगर घर पे हुआ तो फिर वो दंगा नहीं कहलाएगा, घर पे तो होते रहते लड़ाई झगड़े। पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, तभी तो पब्लिक की शांति भंग होगी, तभी तो ये चैप्टर में आया ये पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर किससे डील करता है? पब्लिक की शांति से। ठीक है, तो एफरे का सेकंड इसेंशियल क्या है कि पब्लिक की शांति भंग हो रही हो, मतलब पब्लिक प्लेस पे दंगा हो रहा हो। थर्ड इसेंशियल क्या कहता है? द फाइट कॉज्ड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस। द फाइट कॉज्ड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, मतलब पब्लिक की शांति को डिस्टर्ब कर रहा हो वो फाइट। ओके, तभी ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी? एफरे, दंगा। देखो, इसका तीनों एसेंशियल मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप सुन लो। द अक्यूज्ड एंड अदर पर्सन और पर्सन्स वर फाइटिंग। ओके, सेकेंड बोलता है सच फाइट वॉज इन अ पब्लिक प्लेस। सच फाइट वॉज इन अ पब्लिक प्लेस। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है? द फाइट कॉज्ड डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस। थर्ड, ठीक है, ये तीनों एसेंशियल हो गए। अब मैं आपको केस लॉज बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग सेक्शन 160 पे आएंगे। वो सेक्शन 160 किससे डील करता है? पनिशमेंट बताता है एफरे का। तो पहले केस लॉ सुना, पोडान वर्सेस स्टेट। इसमें क्या हुआ था? 2 भाई थे, वो लोग लड़ रहे थे ट्रैफिक में। अब ऑब्वियसली दोनों भाई लड़ रहे हैं ट्रैफिक के बीच में, तो मतलब ट्रैफिक भी नहीं था, साइड में लड़ रहे थे, पब्लिक प्लेस थी, पर रोड थी। ओके, अब क्या हुआ, लोगों ने देखा लड़ते हुए, तो लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पे किसी ने केस लगा दिया उन दोनों भाइयों पे कि ये लोग दंगा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? कोर्ट ने कहा कि mere causing of a little inconvenience होता है to the public is not disturbance of public peace। अगर छोटा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है पब्लिक पीस को, तो फिर वो दंगा नहीं माना जाएगा, तो फिर वो पनिशेबल नहीं होगा। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, अब इस चीज़ के लिए लोगों को पनिशेबल किया जाने लगा तो हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट केस है गंगाधर गुरु वर्सेस स्टेट। इसमें क्या कहा गया था? अ पर्सन कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट देयर वॉज एक्चुअल ब्रीच ऑफ पीस। एक पर्सन तब तक पनिशेबल नहीं माना जाएगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि
एक्चुअल ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, मतलब शांति का सच में भंग हुआ है, शांति सच में टूटी है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है इस दंगे के कारण, तब तक वो पर्सन पनिशेबल नहीं होगा, वरना हो जाएगा। गॉट इट। अब मैं आपको बताती हूँ पब्लिक प्लेस का मीनिंग क्या होता है। पब्लिक प्लेस वैसे तो हम जानते ही हैं जहाँ बहुत सारी जनता हो, पर एक्चुअल में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ पे नॉर्मली जनता इजीली आ सकती है, उसको कोई मना नहीं करता आने के लिए, जनता या फिर बहुत सारे लोग इजीली आ सकते हैं उस जगह पे, घूम सकते हैं, वो चीज़ पब्लिक प्लेस कहलाती है। मान लो गार्डन, रेलवे स्टेशन, सड़क, ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेस कहलाती है। गॉट इट। जैसे थिएटर, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? पब्लिक प्लेस। गॉट इट। अब हम पहले पढ़ लेते हैं असॉल्ट, एफरे और राइट के बीच में डिफरेंस। असॉल्ट, एफरे और राइट के बीच में डिफरेंस। हम ये असॉल्ट तो जैसे अभी पढ़ा नहीं है, असॉल्ट आगे आएगा। गॉट इट। पर एफरे हम पढ़ चुके हैं, यानी कि दंगा। राइट जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट मीन्स बलवा। तो हम इनका डिफ्रेंशिएट पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को समझ आएगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। असॉल्ट मीन्स क्या होता है? हमला। ओके, तो आप सुनिए इसके डिफरेंसेस। असॉल्ट कहता है, फर्स्ट डिफरेंस है इनका कि ये कहाँ पे होते हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं वो कहाँ होती है। देखो, असॉल्ट तो कहीं पे भी हो सकता है। असॉल्ट मीन्स हमला, वो घर से लेकर पब्लिक प्लेस, कहीं कोई भी प्लेस पे हो सकता है, तो असॉल्ट एनी प्लेस। पर एफरे मैंने आपको बताया कि वो कहाँ होगा, वो होगा हमेशा पब्लिक प्लेस में। एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस में ही होगा, तभी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो असॉल्ट कहाँ होगा? एनी प्लेस, एफरे पब्लिक प्लेस, और राइट, तो राइट मतलब कि क्या होता है? बलवा। तो वहाँ पे भी 5 लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था। अनलॉफुल असेंबली से बढ़ जाता है तभी ये चीज़ होती है। तो ये भी कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक प्लेस में हो, ये घर में भी लोगों के बीच में हो सकता है, कहीं भी किसी भी प्लेस में रायट हो सकता है। ओके, तो पहला डिफ्रेंशिएट हमारा ये हो गया, कौन सी प्लेस पे कौन सी चीज़ होगी। तो एफरे जो है वो सिर्फ पब्लिक प्लेस में होगा, बाकी असॉल्ट और राइट कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, कितने लोग कमिट करेंगे ये ऑफेंस, कितने लोग। ओके, असॉल्ट तो कोई भी कर सकता है, ए ने बी को मारा, कोई भी हमला तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से अधिक लोग हो, इसमें एक पर्सन भी हमला कर सकता है। तो असॉल्ट में 1 पर्सन इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 1 होना चाहिए, फिर कितने भी असॉल्ट कर सकते, कितने भी लोग, 1 और मोर। ओके, फिर हम एफरे पे आते हैं। एफरे में 2 लोग होना ज़रूरी है, 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक और दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है तभी तो एफरे हो रहा है, वरना एक पर्सन अकेले तो लड़ाई कर नहीं सकता, दूसरा पर्सन चाहिए लड़ाई के लिए, समझे। तो यहाँ पे एफरे के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। फिर आते हैं हम राइट पे। राइट पे कितने लोग होना ज़रूरी है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अनलॉफुल असेंबली ही राइट का रूप होती है, मतलब राइट ही अनलॉफुल असेंबली का एक बड़ा रूप होता है। बस वहाँ पे क्या हो जाता है? फोर्स और वायलेंस का यूज़ हो जाता है, इसलिए राइट बन जाता है। तो राइट में 5 या 5 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है, राइट में 5, एफरे में 2 और यहाँ पे अपने असॉल्ट में 1। गॉट इट, ये डिफरेंस हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है थर्ड में? थर्ड डिफरेंस बोलता है असॉल्ट में, असॉल्ट हमला, गुस्से में कई बार लोग हमला कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट हो ही, तो असॉल्ट में कॉमन ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है। फिर हम आते हैं एफरे में। एफरे में मतलब दंगा, जैसे ट्रैफिक में ही मोस्टली दंगा क्रिएट होता है, तो वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता, बस कर देते लोग, मार देते, पीट देते। दंगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाले लोगों ने देखा तो लोग पीट दिए, या फिर जो चीज़ यहाँ पे हमला भी आ गया, दंगा भी आ गया, तो वो चीज़ें क्या हो गई, वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, तो कॉमन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नेसेसरी नहीं हुआ एफरे में। पर राइट, राइट जैसे कि अनलॉफुल असेंबली से ही है, और अनलॉफुल असेंबली की कंडीशन क्या है, वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट राइट में होना कंपलसरी है। तो ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो राइट में इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 एफरे और असॉल्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ डिफरेंस पे आते हैं हम। फोर्थ डिफरेंस है ऑफेंस किसके अगेंस्ट होता है का। तो असॉल्ट में तो ऑफेंस बॉडी के अगेंस्ट ही माना जाता है, पर्टिकुलर बॉडी के अगेंस्ट ही असॉल्ट होता है, हमला किस पे किया जाता है, बॉडी पे किया जाता है। एफरे, एफरे किस पे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, किसके अगेंस्ट, पब्लिक शांति के, पब्लिक शांति के अगेंस्ट में एफरे यानी कि दंगा किया जाता है। रंगा बोल रही हूँ,
क्या? बलवा, राइट। ये कहाँ किया जाता है? ये किसके अगेंस्ट? ये भी पब्लिक पीस के अगेंस्ट में किया जाता है। मतलब कि एफरे और राइट किसके अगेंस्ट किया जाता है? पब्लिक पीस के अगेंस्ट में। जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हम लोगों का चैप्टर 8 किस पे डील करता है? पब्लिक शांति के विरुद्ध। पब्लिक शांति के विरुद्ध जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो, तो राइट और एफरे जो हैं वो पब्लिक शांति के विरुद्ध किए जाते हैं, और असॉल्ट जो होता है वो बॉडी के अगेंस्ट में किया जाता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ डिफरेंस खत्म हुआ। फिफ्थ डिफरेंस पे आते हैं। फिफ्थ डिफरेंस क्या कहता है? ये कब होता हैगा? तो असॉल्ट जो है वो सडन भी हो सकता है, प्रीमीडिएट भी हो सकता है। असॉल्ट सोची समझी साजिश के तहत बाद में भी किया जा सकता है, या फिर सडन भी हो सकता है, सडनली गुस्सा आ गया और हमला कर दिया, ठीक है। फिर एफरे जो है वो होता है सडन और प्रीमीडिएटेड। जो एफरे होता है, दंगा होता है, वो सडन भी हो सकता है या पहले से डिसाइडेड भी हो सकता है। ओके, देन क्या होता है हमारा? ये राइट। राइट पे आते हैं तो ये होता है जनरली प्रीमीडिएट होता है, जनरली प्रीमीडिएटेड होता है, क्योंकि मतलब पहले से ही जानबूझकर सोचा समझा होता है अगर राइट। ओके, फिर हमारे सिक्स्थ डिफरेंस पे आते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट डिफरेंस ये क्या कहता है? इसकी पनिशमेंट्स बताता है, सभी की पनिशमेंट से डील करता है। तो इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 352। असॉल्ट जो है वो कहाँ बताया गया है, कहाँ पनिशमेंट दी गई? सेक्शन 352 में, आईपीसी में। और इसकी पनिशमेंट क्या है? इसका इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 3 मंथ्स। असॉल्ट में कम से कम 3 महीने की सज़ा, और फाइन क्या लगेगा? 500 रुपये। 3 महीने की सज़ा विथ फाइन। असॉल्ट की ये पनिशमेंट हो गई। फिर हम आते हैं एफरे पे। एफरे का पनिशमेंट क्या दिया हुआ है? सेक्शन 160 में, जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट, वो बताया गया है। 160 में कितने महीने की सज़ा मिलेगी इसमें? आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी रिगरस या सिंपल। कितने महीने की? 1 महीने की सज़ा। फाइन क्या होगा? 100 रुपये। सबसे छोटी चीज़ होती है एफरे, तो यहाँ पे 1 महीने की सज़ा और 100 रुपये फाइन बताया जाएगा। फिर हम आते हैं राइट पे। राइट में क्या राइट की कहाँ बताई गई है पनिशमेंट? वो बताई गई है 147 में। राइट की क्या पनिशमेंट है? 2 साल विथ फाइन। 2 साल विथ फाइन। देखो, असॉल्ट में 3 महीने की सज़ा विथ फाइन 500 रुपये। एफरे में 1 महीने की सज़ा विथ फाइन 100 रुपये। और राइट इसमें 3 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, ये 147 में बताई गई है। यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं समाप्त। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आईपीसी का नेक्स्ट सेक्शन 160, और इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन 160 क्या बताता है? पनिशमेंट ऑफ एफरे, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे ये क्या कहता है? whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month। मतलब 1 महीने की सज़ा विथ फाइन। कितना फाइन होगा? विच में, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़, और विथ बोथ। हिंदी में आप सुन लो, 160 क्या कहता है? दंगा करने के लिए दंड। ये कहता है जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। गॉट इट? बस इतना इजी सा सेक्शन है ये 159 और 160। तो बस 159 में दंगा बताया गया है कि दंगा होता क्या है एक्चुअल में। जो हमने सुना कि 2 और मोर पर्सन जब लड़ाई करते हैं पब्लिक प्लेस पे, तब वो दंगा कहलाता है। 160 में उसकी पनिशमेंट बता दी है, 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट कोई भी डिस्क्रिप्शन की, विथ फाइन और विथ बोथ। बस यहाँ पे हमारा और 100 रुपये का फाइन लगेगा। यहाँ पे हमारा एफरे ख़त्म होता है और चैप्टर 8 भी ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिवीजन, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में आईपीसी क्या होता है, क्राइम क्या होता है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे क्या हुआ। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था आईपीसी क्या होता है और कब आया था, तो वैसे ही आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा चल रहा है, मैं आईपीसी की हिस्ट्री का पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है क्राइम, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन क्या दे रखी है, स्टीफन क्या कहते हैं आईपीसी के क्राइम के बारे में, वो पढ़ते हैं। तो स्टीफन कहते हैं, स्टीफन ऑब्जर्व अ क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ अ राइट। अ क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ अ राइट, मतलब क्राइम क्या है, कोई राइट का, मतलब कोई अधिकार का वायलेशन है। कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी, इसमें इविल टेंडेंसी को कंसिडर किया गया है, ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड द कम्युनिटी एट लार्ज।
फिर से सुन लो, स्टीफन ने सोचा है, स्टीफन ऑब्जर्व्ड अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज। ये क्राइम की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसेंशियल ऑफ क्राइम। ओके, क्राइम के इसेंशियल क्या होता है? हाँ, राइट में कितना भी फाइन हो सकता है। एक सेकेंड, राइट में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा राइट हुआ है। प्रतिमा ने क्वेश्चन किया है कि राइट में कितना भी फाइन हो सकता है। हाँ, राइट बलवा में अनलिमिटेड फाइन हो सकता है। डिपेंड करता है डिस्क्रिशनरी पावर और कितना बड़ा राइट और क्या सिचुएशन थी उसके ऊपर। ओके, हाँ, तो हम क्राइम की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं स्टीफन की। अब हम आते हैं इसेंशियल ऑफ क्राइम के, मतलब क्राइम के इसेंशियल्स क्या हैं। तो इसेंशियल क्राइम के होते हैं 4। फर्स्ट, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि क्राइम कौन कर सकता है? कोई जानवर तो कर नहीं सकता, कोई पक्षी कर नहीं सकता। कौन करेगा क्राइम? ह्यूमन बॉडी। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इसेंशियल पॉइंट है ह्यूमन बॉडी, यही क्राइम कर सकता है। एक पर्सन ही क्राइम कर सकता है, इसलिए सबसे फर्स्ट इसेंशियल है ह्यूमन बॉडी। सेकेंड हो गया मेंसरिया। मेंसरिया यहाँ पे आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर मेंसरिया के एज एन वर्ड हम समझेंगे कि मेंसरिया क्या होता है। ठीक है, तो मेंसरिया एज एन पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है आईपीसी में, पर ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसेंशियल है। कोई भी क्राइम के लिए इसेंशियल है मेंसरिया। बस इसमें 4-5 चीज़ें बताई गई है कहाँ पे मेंसरिया ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी तो मेंसरिया मतलब कि बैड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन होता है मेंसरिया का मतलब, जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल तो आप इसेंशियल सुन लो। ह्यूमन बॉडी, मेंसरिया मतलब बैड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन। थर्ड है एक्टस रियस मतलब कोई एक्ट करना। ओके, कोई एक्ट होगा तभी तो क्राइम होगा, वरना कैसे? सोचने से तो एक्ट हो नहीं जाता है, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तभी एक्टस रियस मतलब तभी क्राइम होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया ह्यूमन बॉडी मतलब पर्सन, सेकंड हो गया मेंसरिया, थर्ड हो गया एक्टस रियस, फोर्थ हो गया इंजरी मीन्स कि किसी को क्षति पहुंचना, किसी को लगना। इंजरी भी 4 तरीके से हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो बॉडी को, या रेप्यूटेशन को, माइंड को, प्रॉपर्टी को, इन 4 तरीके से इंजरी हो सकती है। कोई भी टाइप की इंजरी होती है तो वो हो जाएगा क्राइम। गॉट इट? यहाँ पे हमारे एसेंशियल हो गए। अब स्टेजेस क्या होती है क्राइम की, मतलब किस लेवल पे क्राइम होता है। पहले हमने एसेंशियल पढ़ ली 4, ह्यूमन बॉडी, ओके, फिर मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। ओके, फिफ्थ, अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम पे। क्राइम की स्टेजेस क्या है? फर्स्ट हो गया इंटेंशन। पहले किसी पर्सन ने सोचा कि यार मुझे तो इस पर्सन से मेरे पड़ोसी से बदला लेना है, तो उसने सोचा। फिर उसने बोला यार मैंने सोच तो लिया है, मतलब उसने प्लानिंग कर ली कि हाँ मुझे मेरे पड़ोसी से बदला लेना है। सेकेंड चीज़ आती है प्रिपरेशन। वो बदला लेने के लिए आप प्रिपरेशन करेगा, वो लाएगा कुछ सामान कि कैसे क्या करूँ मैं कि उससे बदला ले सकूँ। ठीक है, फर्स्ट उसने इंटेंशन मतलब सोचा, उसने इंटेंशनली कुछ सोचा कि हाँ मुझे उससे बदला लेना है। सेकेंड उसने प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन में कि कैसे मैं उस चीज़ से उससे बदला लूँ। थर्ड चीज़ आ गई अटेम्प्ट। अब वो अटेम्प्ट करेगा कि अपन जो भी उसने प्रिपरेशन की, मान लो चाकू लाया, ठीक है, कि मेरे को तो चाकू से उड़ा डालना है, या फिर शूट मतलब गन लाया, गन से उसने शूट करने का सोचा तो वो गन लेकर आया, गन में पिस्टल में गोलियां भरी, तो ये सब चीज़ें प्रिपरेशन कहलाई। थर्ड अब हमारा इसेंशियल स्टेज जो है, फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड क्या हो गया? अटेम्प्ट। तो उसने शूट से मतलब शूट करने का ट्राई किया, उसने गन चलाई, तो यहाँ पे हमारा हो गया अटेम्प्ट। थर्ड इसेंशियल हो गया अटेम्प्ट। फोर्थ क्या हो गया? फोर्थ हमारा है कमीशन, कंप्लीट हो गया। अगर वो पर्सन को लग गई, वो गोली से उसको लग गई, वो हो गया, वो उसका डेथ कॉज हो गई या फिर हानि हो गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट भी हो गया, तो वो कमीशन हो गया। मतलब जिसने जो सोचा था, इंटेंशन जो था उसका, वो कंप्लीट हो गया, उसने जो सोचा था वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे कमीशन फोर्थ और लास्ट स्टेज है किसी भी क्राइम की। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? इंटेंशन, सोचा। सेकेंड प्रिपरेशन, कि उसने सारी तैयारी की। थर्ड उसने क्या? अटेम्प्ट होगा तभी तो ऑफेंस कंप्लीट होने के चांसेस है ना, अटेम्प्ट हो गया। फोर्थ हो गया कमीशन यानी काम खत्म।
अब हम आते हैं, देखो जो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, बाकी मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि अटेम्प्ट जो है हर जगह पनिशेबल नहीं है, पर 4 सेक्शंस बताए गए हैं जिसमें अटेम्प्ट पनिशेबल है। वो 4 सेक्शंस आप नोट करो। 307 ये मर्डर से रिलेटेड है। आईपीसी के सेक्शन 4 सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट से डील करते हैं कि ये चारों अटेम्प्ट पनिशेबल है, वरना चारों कोई भी अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं होता, पर ये 4 अटेम्प्ट पनिशेबल है। देखो सेक्शन 307, 308, 309 और 393, 307, 308, 309 और 393, 393, ये सब चारों जो हैं चारों अटेम्प्ट बताए गए हैं, ये चारों अटेम्प्ट पनिशेबल है। देखो कोई सुइसाइड से रिलेट करेगा, कोई मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर, कोई कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू डिकॉइटी। 393 में अटेम्प्ट टू डिकॉइटी बताया गया, ये भी पनिशेबल है। ये सब चीज़ें चारों अटेम्प्ट पनिशेबल है, वरना कोई भी अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है। गॉट इट। अब हम आते हैं इंजरी, जो हमने पढ़ा था लास्ट इसेंशियल, उसके एक्सेप्शन। इंजरी जो हमने इसेंशियल इंग्रेडिएंट पढ़े थे, क्राइम के इसेंशियल जो थे, उसमें लास्ट हमने पढ़ा था इंजरी होना, ठीक है। अब उसके एक्सेप्शन कि कई क्राइम ऐसे होते हैं, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें इंजरी कॉज नहीं होती है। ओके, इंजरी कितने टाइप की हो सकती है मैंने आपको बताया, बॉडी को या प्रॉपर्टी को या फिर रेप्यूटेशन को, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पर कई बार कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें इंजरी कॉज नहीं होती, इंजरी हो ही नहीं सकती। वो कौन कौन से, तो उनके एक्सेप्शन है इंजरी के, वो आप सुनो। कई बार ऐसे ऑफेंसेस देखो, सेक्शन 494 मतलब 494, उसको बोलते हैं बायगेमी, दूसरी शादी कर लेना, बायगेमी। इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, पर ये अपने आप में एक ऑफेंस है। सेकेंड सेक्शन है 399, 399, ये किससे बोलता है, मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ डिकॉइटी, डिकॉइटी की प्रिपरेशन करना। इसमें किसी की कोई इंजरी नहीं हुई, सिर्फ प्रिपरेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे इंजरी कॉज नहीं हुई है, तो ये भी एक्सेप्शन है कि ये इसमें बिना इंजरी के ऑफेंस कमिट हो गया। गॉट इट। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 402। 402 डील करता है असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डिकॉइटी। असेंबलिंग करना मतलब असेंबली बनाना, लोगों को इकट्ठा करना डिकॉइटी के पर्पस से, तो ये चीज़ भी पनिशेबल है। एज एन डिकॉइटी के पर्पस से असेंबली क्रिएट करना, तो ये चीज़ 402 में पनिशेबल है, क्योंकि असेंबली क्रिएट करने में तो कोई वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, किसी को क्षति नहीं हुई, किसी को इंजरी नहीं हुई, पर ये अपने आप में एक ऑफेंस है। यहाँ पे इंजरी के हमारा एक्सेप्शन खत्म होते हैं। कौन कौन से सेक्शन पढ़ा आपने, 494, 399 और 402। अब attempt of abatement or conspiracy are crime, still no injury has been caused to any person। हमने चैप्टर पढ़ा था अबेटमेंट का, अगर आपको याद हो तो 107 से 120 तक। ओके, अब उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो जो अबेटमेंट है वो अपने आप में एक ऑफेंस है। उसमें कोई अगर अटेम्प्ट करना ही नहीं है, इसमें तो अबेटमेंट कर दिया, इसमें अटेम्प्ट का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो जो अबेटमेंट होता है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर ऑफेंस है, इसलिए इसकी कोई अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल नहीं माना जाता, मतलब वो अपने आप में एक पर्टिकुलर पूरा ऑफेंस है। गॉट इट। तो यहाँ पे भी अगर इंजरी कॉज नहीं हो, किसी ने मान लो अबेट कर दिया, षड्यंत्र कर दिया, या फिर किसी को उकसा दिया कि यार तुमको तो ये क्राइम करना चाहिए, पर वो पर्सन जो है उसने नहीं किया ऑफेंस, दूसरे पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया, पर वो पहले वाले ने तो अपना काम कर दिया, यहाँ पे किसी को हानि नहीं हुई, किसी को क्षति नहीं हुई, फिर भी उसने कर दिया, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ऑफेंस कहलाती है। यहाँ पे बिना हानि के ऑफेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है इंजरी का। ओके, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन अलोन इज नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 4 सिचुएशन। प्रिपरेशन पढ़ा था हमने, ओके, मतलब स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा, उसमें सेकेंड इसेंशियल था कि प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन ज़रूरी है। प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है, पर 4 इसेंशियल बताए गए हैं, 4 चीज़ें, 4 एक्सेप्शन बताए गए, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, 4 सिचुएशन जिसमें प्रिपरेशन भी अपने आप में एक ऑफेंस है, अपने आप में एक क्राइम है। ओके, या फिर पनिशेबल है, प्रिपरेशन करना ही पनिशेबल है। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं वो आप सुनो। प्रिपरेशन कौन सी 4 सिचुएशन में पनिशेबल है। फर्स्ट है collecting arms etc with intention to waging war against government of India। सेक्शन 122 पढ़ा था हमने। 122 में
आर्म्स को इकट्ठे करना ताकि वेजिंग वार किया जा सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वेज वार किया जा सके। इसके लिए सेक्शन 122 में पढ़ा था। तो इसकी प्रिपरेशन है, ये आर्म्स को इकट्ठा करने एक तरीके से प्रिपरेशन हुआ, तो ये पनिशेबल होगा, क्योंकि भले ऑब्वियसली अगर आपने पहले ही उनको पनिशमेंट नहीं दिया तो फिर वो लोग तो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वेज वार, पर उसके पहले ही वो पकड़ा गए तो उनकी जो उन्होंने प्रिपरेशन की है वो पनिशेबल है सेक्शन 122 में। तो 122 प्रिपरेशन का एक्सेप्शन है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन है 126। 126 क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी अगर डिप्रेडेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के तहत, मतलब टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस, मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज है, कुछ ऐसा क्षेत्राधिकार है जो वह इंडिया से शांति में बना हुआ है, वो या फिर फ्रेंड है इंडिया का। ओके, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन क्रिएट करता है कुछ ऐसा कमिट करने का जिससे वो शांति भंग हो, तो वो 126 में पनिशेबल है। अगर वो ट्राई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है ऐसा कुछ करने का, तो वहाँ पे वो 126 के तहत पनिशेबल होगा। ओके, 122, 126 ये दोनों पनिशेबल है। प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन के लिए ही पनिशेबल है। ओके, ये प्रिपरेशन के एक्सेप्शन है कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, इस चीज़ का एक्सेप्शन है 122, 126। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन एंड स्टाम्प। हमने 28 जनरल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। 28 जो काउंटर फिटिंग मतलब बताया था उसमें कि क्या होता है, 28 में पढ़ा था हमने। अब वही हम आगे भी पढ़ेंगे कि काउंटर फिटिंग कॉइन का या स्टाम्प का क्या होता है, इसका पर्टिकुलर चैप्टर है। तो उसके कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? प्रिपरेशन करना ही, काउंटर फिटिंग की प्रिपरेशन करना ही, मतलब कि क्या होता है, जाली नोट बनाना अपने आप में एक क्राइम है। अब उसकी अगर आप औजार बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, तो वो प्रिपरेशन हुआ, तो वो अपने आप में क्राइम है। उसके कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? 233, 234, 235, 256 और 257। लिखो फिर से, 233, 234, 235, 256 और 257। ये 5 सेक्शन जो डील करते हैं, ये प्रिपरेशन करना, काउंटर फिटिंग की प्रिपरेशन करना ही अपने आप में एक ऑफेंस है और पनिशेबल है। गॉट इट? ये हमारा थर्ड क्लॉज हो गया, थर्ड चीज़ हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कहता है प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डिकॉइटी। प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डिकॉइटी ये भी अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। गॉट इट? अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं डिकॉइटी की तो ये भी पनिशेबल होगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया कि प्रिपरेशन कहाँ पे अपने आप में पनिशेबल है, वरना तो प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती। अब हम आते हैं मेंसरिया पे। मेंसरिया मैंने आपको बताया कि आईपीसी में कहीं भी मेंसरिया डिफाइन नहीं है। मेंसरिया का मतलब होता है, देखो इंटेंशन 2 टाइप के हो सकते हैं, बोनाफाइड, मेलाफाइड। बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन। मेलाफाइड मतलब कि बैड इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन। ओके, तो मेंसरिया कहीं पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं की गई है, पर मेंसरिया को डिनोट किया गया अलग अलग वर्ड्स थे। तो हम वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आईपीसी में कौन कौन से वर्ड मेंसरिया को डिफाइन करते हैं? देखो, वॉलेंटरी 39 सेक्शन में हमने पढ़ा था, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से। सेकेंड है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास ये विश्वास करने का रीज़न था कि वो ये चीज़ माने। ठीक है, रीज़न टू बिलीव कहाँ हमने पढ़ा था? सेक्शन 26 आईपीसी में। सेक्शन 26 आईपीसी में पढ़ा था हमने रीज़न टू बिलीव, वो चीज़ भी मेंसरिया को डिफाइन करता है। फिर डिसऑनेस्टली हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 24 में। फिर फ्रॉड्यूलेंटली वो कहाँ पढ़ा था? 25 में। मतलब 24, 25, 26 और 39 का जो वर्ड्स हमने जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 में पढ़े थे, वो सब किससे डील करते हैं? मेंसरिया से। अब हम नेक्स्ट ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जो डिफाइन तो नहीं है आईपीसी में, पर उनका मीनिंग मेंसरिया ही माना जाएगा। देखो, ये हम आगे आईपीसी में पढ़े थे और कल भी हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें ये आईपीसी का ये वर्ड पढ़ा था। देखो कौन कौन से वर्ड जो जनरली डिनोट करते हैं कि ये मेंसरिया माना जाएगा। देखो, करप्टली, CORRUPTLY, करप्टली। नेक्स्ट, मैलिग्नेंटली, मैलिशियसली, वॉन्टनली याद हो तो आपको, मैलिशियसली और वॉन्टनली हमने लास्ट के अभी चैप्टर 8 में पढ़े थे। ओके, दोनों पर्टिकुलर वर्ड्स आए थे। तो ये सब चीज़ें क्या है? मेंसरिया माना जाता है। मैं देखो फिर से बोल देती हूँ, करप्टली, मैलिग्नेंटली, मैलिशियसली, वॉन्टनली, रैशली और नेग्लिजेंटली, ये सब चीज़ें क्या बताते हैं? मेंसरिया।
अब हम पढ़ते हैं जैसे हमने तो पहले बोल दिया कि मेंस्ट्रिया हर ऑफेंस में ज़रूरी है, हर ऑफेंस में तभी पनिशेबल होगा जब मेंस्ट्रिया यानी कि बैड इंटेंशन माना जाएगा। पर एक सेकेंड, एक बार फिर से रिपीट कर दो मैम। क्या रिपीट करना है प्रतिमा? ये सुन लो, आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन मेंस्ट्रिया बताते हैं? सेक्शन 39, 24, 25 और 26। ओके, और नॉर्मली हम कौन कौन से वर्ड्स को मेंस्ट्रिया मानते हैं? वो है करप्टली। मेंस्ट्रिया में कौन कौन से? करप्टली, मेलिशियसली, मेलिग्नेंटली, वॉन्टनली, रैशली और नेग्लिजेंटली। रैशली और नेग्लिजेंटली हो गया। अब हम आते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया के मतलब कई बार ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बैड इंटेंशन देखा ही नहीं जाता। कोई भी इंटेंशन हो, अच्छा इंटेंशन हो, बुरा इंटेंशन हो, डिपेंड मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता आपने वो ऑफेंस किया, ठीक है। तो कौन कौन से ऑफेंसेस है जिनमें मेंस्ट्रिया देखा ही नहीं जाता कि बैड इंटेंशन था या गुड इंटेंशन था? अब वो आप पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट है एक्ट्स विच आर कंसिडर्ड एज पनिशेबल क्राइम्स अंडर एनी स्पेशल लॉ। कुछ ऐसे एक्ट जो पर्टिकुलर पनिशेबल है स्पेशल लॉ में। मान लो डाउरी, ठीक है, हाँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो अपने आप में एक क्राइम है। उसमें कुछ अच्छा इंटेंशन था, बुरा इंटेंशन था, ये नहीं देखा जाएगा। अगर आपने डाउरी मांगी है तो अपने आप में एक ऑफेंस है और वो पनिशेबल है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। सेकेंड आते हैं हम, सेकेंड सेडिशन। हमने 124A पढ़ा था, सेडिशन राजद्रोह। तो यहाँ पे कोई किसी भी सरकार के विरुद्ध में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो वो पनिशेबल था। तो यहाँ पे भी मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। ये भी मेंस्ट्रिया का एक्सेप्शन है, ये पनिशेबल है। इसमें नहीं देखा जाएगा कि गुड इंटेंशन था कि बैड था, बस ये पनिशेबल है। गॉट इट। थर्ड है किडनैपिंग। किडनैपिंग हम पढ़ेंगे आगे। किडनैपिंग में भी मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। फोर्थ है अबडक्शन। किडनैपिंग के जस्ट बाद अबडक्शन पढ़ेंगे हम लोग आईपीसी में आगे सेक्शन में। तो किडनैपिंग और अबडक्शन जो है वो उसमें मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। अच्छा इंटेंशन था, बुरा इंटेंशन था, नहीं। किडनैपिंग मतलब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी कंसेंट के विरुद्ध या फिर उसके गार्डियन या पेरेंट्स के इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप ले जा रहे हैं तो वो अपने आप में किडनैपिंग और अबडक्शन कहलाता है। और वो चीज़ उसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता कि अच्छा था या बुरा था। गॉट इट। फिर है काउंटर फिटिंग कॉइन एंड स्टाम्प। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि उसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, ठीक वैसे ही वहाँ पे मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता कि काउंटर फिटिंग करना गुड इंटेंशन था, बैड इंटेंशन था, पैसा कमाना था या कोई भी रीज़न था, उसमें रीज़न नहीं देखा जाएगा, उसमें बस वो पनिशेबल है। काउंटर फिटिंग कॉइन एंड स्टाम्प, ठीक है। नेक्स्ट है बायगेमी। बायगेमी मतलब दूसरी शादी करना। तो वो पहली शादी में होते हुए दूसरी शादी करना वो पनिशेबल है। उसमें भी इंटेंशन नहीं देखा जा सकता कि दूसरी लड़की की कोई सिचुएशन थी या कुछ भी। आपने अगर दूसरी शादी की है पहली शादी खत्म हुए बिना तो वो पनिशेबल है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी मेंस्ट्रिया का एक्सेप्शन है कि इसमें मेंस्ट्रिया बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। फिर है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी अगर आपने देखा हो तो एडवोकेट भूषण जी का केस चल रहा है, उसमें भी इंटेंशन नहीं देखा जा रहा कि उनका इंटेंशन क्या था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो फिर वो पनिशेबल है, मतलब वो मेंस्ट्रिया का एक्सेप्शन है, उसमें बैड इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है मतलब ऑफेंस हो गया, ठीक है। भूषण जी का केस बहुत, प्रशांत भूषण एडवोकेट, प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट, उनका केस चल रहा है। अगर आप चाहें तो देखें, उनके उसमें पनिशमेंट का सीन चल रहा है अभी। नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना ही अपने आप में ऑफेंस है। उसमें देखा नहीं जाएगा कि वो अपने लिए न्यूसेंस क्रिएट करा या कुछ अच्छा इंटेंशन था, नहीं। न्यूसेंस अपने आप में, पब्लिक न्यूसेंस अपने आप में एक ऑफेंस है और उसमें मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिखिए। पर्टिकुलर कोई एक्ट है जो पनिशेबल है, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो वो मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाएगा। सेडिशन में नहीं देखा जाएगा। सेडिशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन। फिर आता है हमारा बाइगेमी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पब्लिक न्यूसेंस। ये सब चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों में मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता। डन। यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रिया भी होता है डन। अब हम आते हैं चैप्टर 1 पे। क्या फिर बाद में रिवीजन करें क्योंकि टाइम हो चुका है। तो देखो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चैप्टर 1 हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि आईपीसी क्या होता है। देखिए एक सेकेंड,
अभी तक हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 8 चैप्टर में हम लोगों ने एक सेकेंड देखो, 8 चैप्टर में हमने पढ़ा था पहले तो कि आईपीसी क्या होता है और उसमें वो कहाँ कहाँ प्रिवेल होता है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इसका क्षेत्राधिकार है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और कौन कौन सी एक्ट आईपीसी पे अप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये सब चीज़ें, मतलब कौन लोग आईपीसी से डील करेंगे, कौन नहीं करेगा। मान लो आर्मी वाले हैं तो उनके पर्टिकुलर एक्ट चलते हैं, तो आर्मी पे ये एक्ट अप्लाई, आईपीसी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी। ये चैप्टर 1 हो गया हमारा। फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा था जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन में पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस बताई गई थी, जैसे कि मैं आपको फटाफट पढ़ना चाहूँ तो पढ़ लेती हूँ। जैसे 8 से स्टार्ट करते हैं। जेंडर, 8 में जेंडर बताया गया है कि कौन मेल होता है, कौन फीमेल होता है। 9 में नंबर है। 10 में मैन वुमेन है। फिर 11 में पर्सन, पब्लिक, 12 ऐसे गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पढ़नी होगी अच्छे से। जैसे इसकी मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ, कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जनरल एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, देखो इसमें मैटर करता है गवर्नमेंट, सेक्शन 17 है गवर्नमेंट, वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। फिर 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर 21 पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये 23 इंपॉर्टेंट है। 23 के बाद हम आते हैं 24, 25। 24 है डिसऑनेस्टली, 25 फ्रॉड्यूलेंटली, ये इंपॉर्टेंट है। और 26 रीजन टू बिलीव भी इंपॉर्टेंट है। 28 काउंटरफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है क्योंकि काउंटरफिट हो गया। उसके बाद हमारा आता है 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 33 एक्ट एंड ओमिशन, एक्ट एंड ओमिशन 33 बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग। उसके बाद हम आते हैं 39 वॉलेंटरली, ये इंपॉर्टेंट है। 40 ऑफेंस। फिर 43 भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, क्योंकि इसका भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो 43 भी आप लोग टिक मार्क कीजिए, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। बाकी तो फिर लास्ट सेक्शन है 52A। 52A जो है हार्बर, वो अच्छे से पढ़ना है आपको। 52A हार्बर, हार्बर मीन्स संशय, किसी को आश्रय देना, कोई ऑफेंस करके आया उसके बाद उसको आप पनाह दे दो अपने घर में कि हाँ चल तू यहाँ पे रुक जा, तेरे को बच जाएगा। तो 52A जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भी डन होता है। फिर हम आए थे चैप्टर 3 में पनिशमेंट। पहले तो हमने पनिशमेंट पढ़ी कि पनिशमेंट कितने टाइप से हो सकती है, पहले कौन कौन सी टाइप की थियरीज होती थी पनिशमेंट में, मतलब कौन कौन सी टाइप की पनिशमेंट हो सकती थी। अब कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन सी पनिशमेंट होती है। डेथ पेनल्टी होती हैगी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। डेथ पेनल्टी बहुत रेयर से रेयर ऑफेंस में दी जाती है कि वरना नहीं मिलती है। फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मोस्टली हीनियस क्राइम जो होते हैं उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। फिर इम्प्रिजनमेंट कितने टाइप से हो सकता है, सिंपल और रिगरस, ये हमने पढ़ा था। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी हो सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद होता है फाइन। फाइन भी आप एज एन कुछ ऑफेंस ऐसे इतने छोटे हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फाइन पे करना हो, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट तो है, मतलब सज़ा तो भोगना ही आपको, उसके साथ साथ आप फाइन भी लेंगे। ये चीज़ हमने पनिशमेंट में पढ़ी थी कि कौन सी किस में कितने ऑफेंसेस में क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने पनिशमेंट में। फिर फाइन कैसे लिया जा सकता है, अगर फाइन उसने नहीं पे किया तो क्या कंडीशंस होगी, ये सब चीज़ें हमने पनिशमेंट में पढ़ी थी। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 होता है डन। चैप्टर 3 भी बहुत इजी सा है। फिर हम आते हैं चैप्टर 4 में। ये चैप्टर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी का। ये बताता है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन डील करता है सेक्शन 76 से 106 तक। इसमें हमारा प्राइवेट डिफेंस भी इंक्लूड हो गया। 76 से जनरल एक्सेप्शन क्या बताता है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो हो गए पर ये पनिशेबल नहीं है, इनमें पनिशमेंट नहीं मिलता। जनरल एक्सेप्शन डील करता है 76 से 106 में। इसमें कई सारी, जैसे कोई बच्चा अगर अपराध कर देता है तो वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। कोई अगर इंसेन पर्सन है, पागल व्यक्ति, तो वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। कोई पर्सन ने अपनी ड्यूटी में रहते हुए ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। तो ये सब लोग पनिशेबल नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें बताई गई थी। किसी ने अगर गुड फेथ में या किसी की कंसेंट के साथ कुछ किया है तो वो भी पनिशेबल नहीं होगा। किसी को बचाने के लिए कोई चीज़ की है तो भी वो पनिशेबल नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमने चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में पढ़ी। ओके, ये जनरल एक्सेप्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक्सेप्शन है आईपीसी के कि
इनमें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बाकी सब में पनिशमेंट है। ओके, आईपीसी बताता ही पनिशमेंट है, बताता ही है कि पनिशेबल होंगे, पर जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 बताता है कि ये पनिशेबल नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब किसी को उकसाना, भड़काना कोई क्राइम करने के लिए। 107 से 120 तक हमने पढ़ा था। ये 108 में अबेटर बताया गया। अब इसमें बताया गया 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू या किसी को भड़काना, ऐसे करके हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी इसेंशियल। ओके, अबेटमेंट हो गया हमारा 120 तक। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5A पे आए थे, वो डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। ये आया था अमेंडमेंट के थ्रू। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पर्टिकुलर षड्यंत्र बताया गया था कि अगर कोई पर्सन षड्यंत्र करता है तो वो ऑफेंडर माना जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5A डन हो गया। फिर हम आए चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के विरुद्ध काम कोई एक्ट होता है। इसी में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये पूरा इतना कोई खास नहीं है, इसका सिर्फ एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 124A। 124A सेडिशन, राजद्रोह। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा याद करना है। बाकी तो आप अगर ये चैप्टर 6 में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में, तो मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है 7। चैप्टर 7 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हमने पढ़ा था कि उनसे देखो, आर्मी वालों पे या फिर कोई भी मिलिट्री का पर्सन है तो वो अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो आईपीसी के तहत पनिशेबल नहीं है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर उसने आईपीसी के तहत, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर स्पेशल लॉ बने हुए हैं, तो वो लोग उन्हीं लॉज से अप्लाई होते हैं। पर अगर कोई पर्सन है जिसने सोल्जर से अबेट किया, सोल्जर को अबेट किया कि आप ये ऑफेंस करो, तो जो पर्सन अबेट कर रहा है ना, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो किस चीज़ से पनिशेबल होगा, वो क्यों ऑफेंडर माना जाएगा, वो चीज़ चैप्टर 7 में बताई गई है। तो चैप्टर 7 में हमने डील किया था कि अगर कोई पर्सन अबेट करता है सोल्जर को, आर्मी मैन को, नेवी वाले को, तो या सेलर को या एयरमैन को, तो वो किन चीज़ों से पनिशेबल होगा या किन चीज़ों से डील करेगा, वो चैप्टर 7 में बताया गया, सेक्शन 131 से 140 तक। फिर हमने चैप्टर 8 पे आए, पब्लिक शांति के विरुद्ध होने वाले अपराध। ये कुछ 4 चीज़ों से डील करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था अनलॉफुल असेंबली, इसका सेक्शन 141 और 149 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि अनलॉफुल असेंबली 5 लोग या उनसे अधिक होते हैं तो वो लोग ऑफेंडर माने जाएंगे। गॉट इट। हमने फर्स्ट चैप्टर 8 में 4 चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट हो गया अनलॉफुल असेंबली, फिर पढ़ा रायट, रायट मीन्स बलवा, और फिर पढ़ा हमने एफरे, और 3 सेक्शन पढ़े थे जो अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, 153A, 153AA, 153B। ये किससे डील करते थे, ये डील करते थे स्पेशल कम्युनिटी के लोगों को भड़काना, कुछ दंगा या कोई भी अपराध करने के लिए, ताकि कोई ऑफेंस हो, बड़ी चीज़ हो, कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बिना लोगों को भड़काना, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, या भेदभाव क्रिएट करना। मान लो भेदभाव क्रिएट करना रेस, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन को लेकर, ये सब चीज़ें हमने चैप्टर 8 में पढ़ी। ठीक है, तो हमारा आज तक चैप्टर 8 हो गया है डन। अब हम कल से मंडे से चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। अब मैं क्लास एंड करती हूँ। आप मुझे आज के सेशन का कैसा रहा और क्या अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। बाय।